हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RV@GET सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ। यह उसका 5वां भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य उत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत मगध के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रह गए थे। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। पाटलिपुत्र पर संभवतः 185 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल यानी सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और बौद्धों के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया, यानी उसको पद से हटा दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाणकालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडो का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं गुप्तकालीन बिहार की ओर। बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्यवर्ती क्षेत्र में संभवतः हुआ था। वे इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण बना। 320 ईसा पूर्व में 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये आप याद रखिएगा कि 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी, है ना, राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के उपरांत। उसी ने गुप्त संवत का भी इसी समय प्रचलन किया। उसी के साथ गुप्त सम्राटों के इतिहास का आरंभ होता है। 335 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व शासक बना रहा।
वह एक महान विजेता था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन मतलब भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके इन अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। सर्वप्रथम उसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आटविक राज्यों की विजय पूरी की। उसका अगला अभियान दक्षिणापथ के क्षेत्र में हुआ। पूर्वी सागर तट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संप्रभुता आरोपित की। अंततः उसने शक और कुषाण शासकों को पराजित किया, जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। उसने पश्चिमी दक्कन के वकाटक शासकों से वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वकाटक वंश में किया। शकों पर भी अंकुश बनाए रखने में वह सफल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 412 ईस्वी है। गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल रहा। तो मतलब ये जो शासन रहा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, तो इस समय आप कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के काल पे था। मतलब ये बहुत इसकी बिगिनिंग भी थी और एक बहुत अच्छे वर्क में काम कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में हुणों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल 456 से 76 तक हुणों के आक्रमण नियंत्रण रहे, मगर तत्पश्चात हुणों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। बुद्धगुप्त के शासनकाल 476 से 96 ईस्वी तक के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। 485 ईसा तक हुण मध्य भारत तक फैल गए थे। बाद में हुण शासक मिहिर कुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया और उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुणों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। अन्य क्षेत्रों में भी अधीनस्थ शासक और सामंत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल में भी स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्य का पुनर्गठन किया, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केंद्रीयकृत नहीं था। इसमें अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते ही इन अधीनस्थ शासकों और सामंतों ने गुप्त वंश की सत्ता को चुनौती दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य में सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया।
गुप्त काल विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनैतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग भी यहाँ स्वर्ण होना चाहिए, यहाँ पे स्वर्ग लिखा गया है, इसे आप करेक्ट कर ले। इतिहास का स्वर्ग युग यानी कि स्वर्ण युग भी कहा जाता है, मगर यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस काल में प्रगति अवश्य हुई, मगर इसका प्रभाव शासक वर्ग तक भी सीमित था। जनसाधारण की स्थिति सुखद नहीं थी। इस प्रगति का केंद्र राजधानी और उससे संबद्ध क्षेत्र थे और साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्र में इसका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। फिर भी बिहार के इतिहास के संदर्भ में यह एक गौरवशाली अध्याय था। इस काल के विख्यात विद्वानों में वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त के नाम महत्वपूर्ण हैं। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमारगुप्त 414 से 455 ईसा तक था। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहां बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। इस काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। कालिदास ने अनेक नाटकों की रचना की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ और हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोधगया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने 405 से लेकर 411 ईसा के बीच भारत का भ्रमण किया। वह बिहार के क्षेत्र में भी आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया है। इस नगर की भव्य अट्टालिकाओं के संबंध में वह लिखता है कि इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं, देवताओं ने किया होगा। इसी के साथ यहाँ तक मैं इसको फिनिश करती हूँ। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट मैं मगध के परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में और इसके आगे भी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।